नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज़ गुजराती। आपके साथ मैं हूं दानवी। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरे देश भर में अभी माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है। अब क्या है वो मुद्दा, तो आप सभी जानते होंगे शायद से कि अग्निपथ योजना। अब ये जो अग्निपथ योजना है, पहले दरअसल ये क्या है ये योजना? तो अग्निपथ जो ये योजना अभी बीजेपी जो लेके आए हैं वो कुछ ऐसी है कि अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र दल के लिए कम आवेदन में युवा भर्ती की ये योजना बताई जा रही है। अब इस योजना के तहत इसमें क्या होगा, तो इसके बहुत सारे लाभ भी है, थोड़े से उसके गैर लाभ भी है शायद से, लेकिन ज़्यादातर से ये जो योजना अभी सरकार ने अभी जो बताई है, ये बहुत ही हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए बहुत अच्छी योजना साबित हो सकती है। इस योजना के तहत पसंद किए गए युवान जो होंगे वो अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। इन अग्निवीरों को रन, पहाड़ तथा जमीन और समुद्र जैसी जगहों पर तैनात किया जाएगा। इस योजना के तहत साल में 2 बार इन अग्निवीरों की रैली के दौरान तो भर्ती की जाएगी। इस साल 25 जून को पहली बार इस योजना के तहत भर्ती होने वाली है। कम से कम 40,000 तक के अग्निवीरों की भर्ती की जाने वाली है। तो अभी जो ये अग्निपथ वाली जो ये योजना है वो केंद्र सरकार का, इसके बारे में कुछ इस तरह से कहना है कि ये योजना कई मायनों में सेना और देश के युवा के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। अब क्यों? तो केंद्र सरकार का तर्क कुछ ऐसा है कि इस योजना में जो सेना में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा। जैसे कि हर बार परीक्षा देनी पड़ती है बहुत सारी, उसके बाद युवाओं का चयन होता है, लेकिन इस बार इस योजना के तहत हम बहुत ही नौजवान युवाओं को इसमें शामिल होने की तक देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो भारतीय जो सैन्य है वो बहुत ही शक्तिशाली बनेगा, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ ही में केंद्र सरकार का ये भी तर्क है कि हर साल इसमें से कई सारे युवाओं का चयन किया जाएगा कुछ परीक्षाओं के माध्यम से, और जिसमें 100% जैसे कि युवाओं का चयन किए जाने के बाद उसमें से 4 साल के बाद की अवधि रखी गई है, जिसके अंदर 25% जितने युवाओं को 4 साल के बाद उनको सैन्य के अंदर भर्ती मिल जाएगी, और जो बाकी के जो 75% जो युवा है उन सभी युवा को रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन उनके साथ ये जो 75% जो युवा है जिनको रिटायर करना है, तो उनको भी सिर्फ रिटायरमेंट नहीं मिलती है, लेकिन उनको सरकार बहुत सारे लाभ भी दे रही है। जैसे कि अगर उनके लाभ के बारे में अगर बात की जाए, तो पहले तो उनका बहुत ही अच्छा खासा अनुभव रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय सैन्य में जुड़ने के लिए जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग बहुत ही कड़क होती है। उसमें बहुत ही हार्डवर्क लगता है। जिस तरह से हमको तैयार किया जाता है, एक सैनिक जब तैयार होता है तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि एक सैनिक 100 आम लोगों के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं जब एक इंसान आज का जो युवा है, जिसको अभी की अगर हम जनरेशन की जो पीढ़ी है उसकी बात करें, तो अभी की पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने रास्ते से जैसे भटक रही है। उनको पता ही नहीं है अपनी उम्र में कि क्या करना है, क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। तो ये जो सारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं, ये जो हमारी युवा जनरेशन है, अगर हम इनको प्रोत्साहित करें इस योजना के तहत, अगर हमारे भारतीय सैन्य बल में जुड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होगी। और साथ ही में जैसे कि मैंने बताया कि जो 75% जो लोग हैं जिनको 4 साल के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जिनको रिटायरमेंट मिलेगी, तो उनके रिटायरमेंट के फ़ायदे क्या क्या है? तो उन फायदे के तौर पे कुछ ये है कि उनको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा, वो बहुत ही अनुशासित बनेंगे। साथ ही में उनको सरकार की ओर से 12 लाख, मतलब कि तकरीबन 11,71,000 जितने रुपए की पूंजी भी उनको दी जाएगी। तो जब वो सैन्य में भर्ती हो रहे हैं, तब आज के अगर युवा की बात करें, अगर आप 21 साल की उम्र में अगर आप ये योजना के तहत अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो 21 साल की उम्र में आप आर्मी ज्वाइन करते हो, और 25 साल की उम्र में आप अनुशासन भी सीखते हैं। आप बहुत आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से आप कहीं ना कहीं थोड़े सद्धर बनते हैं। और साथ में आप खाली जेब गए थे, लेकिन आप जब लौटते हैं 4 साल के बाद, तो आपके पास 12 लाख की जमा पूंजी भी होगी। तो अगर बात की जाए तो 2013 का एक सर्वे भी आया था, जिस सर्वे के अंदर हमको दिखाया गया था कि भारत में 2% से भी बहुत ही कम युवा हैं जो कि 25 साल की उम्र में 12 लाख जितने रुपए कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कि ये जो युवा है जिनको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारे प्रश्नों के अंदर वो 25 साल की उम्र तक बहुत ही अच्छा अपना नाम भी कमा लेंगे।
तो इस मुद्दे पे ज्यादा बात करने के लिए, चर्चा विचारणा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव निकुल पटेल जूम से, जो कांग्रेस प्रवक्ता है, और साथ ही में जेडीयू के सुबोध कुमार जो फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है निकुल पटेल जी आपसे कि ये जो योजना जो बीजेपी लेके आया है, आपका क्या विचार है इसके बारे में, जो अग्निपथ की जो योजना है? पहले ये जो विरोध है वो बिहार से चालू होके होते आज 12 राज्यों में फैल गया है। तो वो उनका जो विरोध है उसको समझना चाहिए सरकार को, और ये विरोध क्यों हो रहा है और किस मुद्दे पे हो रहा है और उसका बेसिक कारण क्या है कि लोग क्या चाहते हैं। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा वो खुद क्या सोचती है उसको इम्प्लीमेंट करने में लगी रहती है, और जिस तरह खेडूत बिल था उसमें भी उन्होंने पीछे हट करनी पड़ी। तो आज युवाओं की जरूरत क्या है, और खास करके जो युवा आज देश सेवा में अपना आर्मी के साथ जुड़ना चाहता है और उसका रिक्वायरमेंट क्या है। हमें पता है कि पिछले 2 साल से कोविड था और उसमें जो भर्ती प्रक्रिया थी वो नहीं हो पा रही है। 2 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया है, लेकिन ये जो 4 साल का जो सीमित दायरा जो बनाया गया है उसका मेरे ख्याल से जो कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको सही नहीं लग रहा है। क्योंकि जब एक आदमी जब देश सेवा के लिए जब जुड़ता है तो भूतकाल के अंदर हम देख सकते हैं कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था वो कितने सालों का था, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स थे। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि 4 साल के लिए फिक्स सैलरी में रहेंगे, न उनका जो पेंशन एक जो होता है आकर्षण का मुद्दा कोई भी सेवा के अंदर। तो ये वैसे ही जब शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई आदमी देश सेवा में जुड़ता है तो कुछ सालों के बाद उसको एक निश्चित कुछ पेंशन भी मिलता है, और उसके बाद उसका जो सर्विस है वो बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गिना जाता है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो लोग काम किए रहते हैं उनको लिए सरकार में भी प्रावधान है, जैसे राज्य सरकार में होता है, केंद्र सरकार में होता है, तो वो फिर वहां जाके जुड़ के अपना बाकी का जीवन अच्छी तरह निभा सकता है। तो ये जो सब मुद्दे हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, लोगों की प्राथमिकता है, वो सरकार को ध्यान पे रखना चाहिए। मेरे ख्याल से यही कुछ मुद्दे हैं जिसपे जो अप्लीकेंट्स हैं उनको पूरा विरोध है। तो मेरी दृष्टि से अगर सरकार ये जो ला रही है उसको पीछे करके जो पुराना है, जैसे अभी आप देख सकते हैं लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बहुत मांग कर रहे हैं क्योंकि ये नई पेंशन स्कीम में इतने लाभ नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा कि जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि आप ये वापस ले रहे और लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो मांग है उस तरह से उसको लाइए, तो डेफिनेटली कोई विरोध नहीं होगा। आज जिस तरह से विरोध हो रहा है तो खूब दुख की बात है, और युवा खास करके जिस तरह रास्ते पे है और देश की संपत्ति भी नुकसान हो रहा है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उनका आक्रोश जो व्यक्त कर रहे हैं तो सरकार को तुरंत ही उस पे काम करके उसके लिए जो भी सॉल्यूशन लाना है वो लाना चाहिए। बेन, निकुल जी, आपने जैसे कि कहा कि पेंशन जो है, पेंशन के बारे में युवा वर्ग कहीं ना कहीं चिंतित है कि उनको पेंशन नहीं मतलब मिलेगा अभी। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि बिहार के कुछ वीडियो जो वायरल हुए थे, बिहार की जनता का एक नौजवान था जो कि उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि वो सेना में जब भर्ती होते हैं तब वो ये नहीं देखते कि उनको कितनी अमाउंट सैलरी के तौर पर मिल रही है या फिर उनको क्या अमाउंट दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारे जो नौजवान है वो ऐसी कोई भावना से नहीं जुड़ते हैं कि उनको इतने पैसे मिलेंगे देश की सेवा करने के लिए, वो अपने मन की शुद्ध भावना से जुड़ते हैं। तो फिर पेंशन मिले या पेंशन मिले ना मिले वो एक बहुत ही साइड की बात है। और दूसरी अगर चीज़ की बात की जाए तो अभी तक मतलब जितने भी जैसे कि सैन्य दल में जितने भी लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी जिंदगी मतलब उसी में चली जाती है। तो ये एक ऐसी तरीके से तो हम ले सकते हैं ना इस निर्णय को कि जैसे 25 साल की उम्र में अगर हम रिटायर भी हो जाते तो उसके बाद हम बाकी की अपनी जो निजी जिंदगी है हम वो भी तो अच्छे से जी सकते हैं। तो इस तरीके से इस निर्णय को क्यों नहीं देखा जा सकता? और साथ ही में आपने बाकी भी तो इसमें लाभ मिल रहे हैं, जैसे 4 साल के बाद रिटायरमेंट आपको ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, उसके साथ आपको जो भी 12 लाख जो सरकार ने राशि तय की है वो भी दी जा रही है। साथ में जो अग्निवीर का जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र का भी मूल्य बहुत ज्यादा है, जैसे कि वो प्रमाण पत्र किसी भी बैंक में या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से काम आएगा कि वो आपका जो बायोडाटा होता है, आपका जो रिज्यूम होता है ना, उसकी कीमत बढ़ा देता है कहीं ना कहीं कि अच्छा ये भारतीय नौजवान मतलब 4 साल यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी तो हम इस निर्णय को देख सकते हैं ना।
विरोध करने की यहाँ पे क्या मतलब, इतनी बड़ी कौन सी वजह है यहाँ पे विरोध विरोध करने की? सी बहुत सारी अ, बातें होती है जब कोई परियोजना आती है। मैं बोलूँ ना, मेरे मुझे ही पूछा गया है ना जी सवाल। जी, आप आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा। सी जब भी कोई परियोजना सरकार लेके आती है, जैसे आपने भूतकाल में देखा होगा, मनरेगा आया, आरटीई आया, और बहुत सारे ऐसे जो परियोजना थी जो लोगों के लिए सरकार लेकर आती है, तो उसमें बहुत सारे सोच विचार होते हैं और बहुत त्यजग्न इसमें लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे जब ये अग्नि जो भी है उसमें पॉलिसी मेकिंग में आर्मी के भी लोग रहे होंगे। जैसे भूतकाल में भी वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन का एक मुहिम छेड़ा था। तो यहाँ पे अगर अब जब सिक्योरिटी की बात आती है, सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, तो कोई भी देश का आदमी अगर ऐसा क्यों सोचता है कि मुझे सरकार में या कुछ ऐसे क्षेत्र में जाना है जहां मुझे जीवन भर के लिए एक सिक्योरिटी मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर्स, सही बात है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी रोजगार उपलब्ध है और आने वाले दिनों में उसका भी फायदा लोगों को होगा। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि सरकार की प्राथमिक दायित्व है कि जो गवर्नमेंट यानी जाहिर साहस जो होते हैं, या खास करके अपना आर्मी और सिक्योरिटी है, वो अगर देखे तो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज जो बात हो रही है वो देश की सुरक्षा की बात हो रही है। तो अगर देश की सुरक्षा के लिए हम लोग करोड़ों रुपया संसाधन के लिए अगर लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया टेक्नोलॉजी के लिए लगा रहे हैं, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स, जो मैन पावर जो खुद उसको चलाने वाला है, उसके लिए हम लोग क्यों पीछे हट कर रहे हैं, सरकार क्यों पीछे हट कर रही है? क्योंकि अगर हम ह्यूमन रिलेशन की बात करें या ह्यूमन नेचर की बात करें, तो वो तब तक अच्छी तरह काम नहीं करता जब तक उसका चिंता मुक्त ना हो। तो इसमें जो कैंडिडेट है उनको एक चिंता है कि हम लोग को 4 साल के बाद क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सिक्योरिटी होगा। तो डेफिनेटली एक चिंता का माहौल उनके बीच में। अगर कोई कैंडिडेट कहता है मुझे देश सेवा में आना है, तो डेफिनेटली यू आर वेलकम। और सभी लोग देश सेवा के लिए आते हैं, लेकिन साथ में एक परिवार भी होता है, उसका घर होता है, उसका फिर उसका शादी होता है, शादी के बाद बच्चे होते हैं। तो ये सब जो लॉन्ग टर्म जो होता जी है वो हमेशा कोई आदमी सोचता है, चाहे मैं हूं या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी है या फिर कोई जी प्रेस का आदमी है। जी निकुल तो जी, मेरी दृष्टि से सरकार को संसाधनों में जितना रुपया लगा रहे उससे जी भी जी जी ज्यादा ध्यान ह्यूमन पावर और निकुल ह्यूमन रिसोर्स में लगाना चाहिए। जी यहाँ निकुल पे जी, ऐसी निकुल जी, कोई भी पॉलिसी ना आपको लानी चाहिए आपको जिससे यहाँ पे रोकना चाहूंगी आदमी मैं। चिंतित हो। निकुल जी, जी आपने पहले तो एक बात पे मैं आपका ध्यान आपका ऐसे गौर करना चाहूंगी कि अभी आप जो बोल रहे थे ना, आप पूरी योजना के बारे में, आपने शुरुआत में ये कहा अग्नि, चलो जो भी है वो योजना, मतलब मेरा ये कहना है कि आप पूरी योजना का नाम तक नहीं जानते, तो आप उसके बारे में रिसर्च करके बैठे भी हैं या नहीं, मुझे सवाल है इसके ऊपर। लेकिन छोड़िए, हम बाद में आते हैं आपकी ओर। अभी हमारे साथ सुबोध कुमार भी जेडीयू के जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता। सुबोध कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस योजना पर? नहीं, जो बुनियादी इस पे प्रश्न है वो है कि आज का युवा, अभी बिहार का युवा दिग्भ्रमित है। युवाओं को लगता है शायद कि ये जो अग्निवीर जो आप ये ला रहे हैं स्कीम, इसके बाद उनका जो एक रैली में जिस तरीके से भीड़ जुटती थी, रैली में आज जो आप चयन प्रक्रिया लाते थे, तो एक एक युवा वहां सड़क पे आ जाता था और भगदड़ कभी कभी मचता था। यानी कि युवाओं में एक जोश, एक जज्बात था, देश सेवा, और साथ में एक आय का एक साधन भी था। आज एक मैसेज गया कि ये 4 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है और इसके बाद उनके पास बहुत सारी संभावनाएं नहीं रहेंगी, वो देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। हालांकि आज सरकार ने कुछ और फैसले लिए हैं, जैसे कि पीएसयूज में 16 पीएसयूज में आपको 10% आरक्षण दिया है। उसके साथ ही आपको सीएपीएफ में और असम राइफल्स में इसमें भी 10% आरक्षण दिया है। ये स्वल्पता योग्य कदम है, लेकिन मेरा ये था कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की जरूरत थी। अगर कोई आप फैसला करते, नीतिगत फैसला करते हैं, तो उससे पहले लोगों से संवाद होनी चाहिए थे, लोगों को विश्वास लेना जरूरत है। आज ये जो मामला बन रहा है, बच्चों को ऐसा लगता है, चूंकि वो बच्चे इस उम्र में बहुत भावुक होते हैं, और ये मैसेज गया कि जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एडिशनल होना चाहिए, दोनों साथ में चलना चाहिए, तभी ये स्कीम जाके बहुत देश हित में होगा। और जो भी आप चाहते हैं, युवाओं को भी आप अच्छे, मतलब जो डिसिप्लिन हो, एक पॉड क्रिएट हो, एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो, तो इसके लिए इसको भी करें। लेकिन साथ में जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर
अगर शहादत की भी बात करें तो बॉर्डर्स पे बिहार की युवाओं की बहुत शहादत है। इसका मतलब है कि वो आर्मी में ज्यादा प्रवेश करते हैं। और एक चीज और है, आपको 2 फ्रंट पे लड़ाई है भारत में, ये मानना पड़ेगा, चीन और पाकिस्तान से। इसमें रिक्रूटमेंट को तो कम नहीं करना चाहिए, इसको एडिशनल बनाना चाहिए। तब मैं इसको हम लोग स्वागत करेंगे, नहीं तो इसको फिर से रिपील करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए स्कूल को। हेलो जी सुबोध जी, जैसे कि आपने कहा कि बिहार के लोग ज़्यादातर आर्मी में जाते भी हैं और ये मुझे भी पता है कि हाँ ज़्यादातर वहाँ से युवा वर्ग बहुत जाता है, लेकिन ये जो इसका विरोध हो रहा है, सरकार समझाने का प्रयत्न तो कर ही रही है, लेकिन ऐसे विरोध करना जैसे कि ये रेलगाड़ियां जलाई जा रही है, ये बस जो है, पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान हो रहा है, ये कितना, आप इसको कितना सही या गलत बताएंगे? क्योंकि ऐसे तो मतलब, और कुछ अभी जो मैंने वीडियो की बात की ना, तो बिहार के कुछ वीडियो आए थे जिसमें से किसी ने ये भी कहा था कि अब वो सरकार से प्रश्न कर रहे थे कि अब हम क्या करें, क्या हम अब आतंकवादी बन जाए? तो मतलब क्या एक छोटा सा निर्णय अगर चेंज होता है, परिवर्तित होता है, वो भी देश के भले के लिए, क्योंकि ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि जैसे कि अगर ज्यादा जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग हम क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें वो जोशीले होते हैं, वो ज्यादातर उनमें होती है, इतना व्हील पावर होता है कि वो देश को अपना 100% दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सारी ये जो चीजें हैं वो सोच समझकर सरकार ने ये पूरा निर्णय लिया होगा। तो ये निर्णय लेने के बाद भी अगर युवा वर्ग को कोई प्रश्न है तो वो अपने शांति से भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे जो रेलगाड़ियां जलाई जा रही है, जो बसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और साथ में एक स्कूल बस को भी शायद से जलाया गया था, तो वो जो स्कूल में वो जो बच्चे थे उनका इसमें क्या रोल था? उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना, उनको बिना किसी बात के मतलब उनको इस परिस्थिति में डालना, जब वो बच्चे बड़े होंगे उनको कहीं ना कहीं वो चीजें रहेगी दिमाग में कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था। तो उन बच्चों की मानसिक परिस्थिति के साथ मतलब ऐसा खिलवाड़ करने का ये हक युवाओं को किसने दिया? वो शांति से भी तो विरोध प्रदर्शन कर सकते थे ना। सुबोध जी, इसके बारे में बताइए मुझे कुछ। नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ। युवाओं को बिल्कुल संयम बरतना चाहिए और कभी भी हिंसा कोई उपाय नहीं है। आप शांतिपूर्ण अपना विरोध दर्ज करना चाहिए, लेकिन तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और कोई भी युवा, मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि कृपया आप संयम रखें। सरकार आपके बारे में जरूर सोच रही है और मैं सरकार से भी एक अनुरोध करता हूँ, सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी विनती करता हूँ कि आप आए और बढ़िया से बच्चों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करके, चैनल्स के माध्यम से डेवलप करके उनको बताएं कि इसकी क्या क्या अच्छाइयां हैं, और साथ में ये भरोसा दिलाएं कि जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो खत्म नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ ये चलना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ जब हम लोग जाते हैं सुबह सुबह, बच्चे 4 बजे 3 बजे जग के वो आर्मी और पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करते हैं, तो जो उसमें उनमें उमंग है, उसमें जो उत्साह रहता है, वो भावना रहती है, मैं उनका जज्बात को मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के युवा के कारण हम सेफ है, फौजियों के कारण हम सुरक्षित हैं। देश के बाहर जितनी भी तमाम जो ऐसी शक्तियां जो देश को कमजोर करना चाहती है, युवाओं को बॉर्डर पे रह के उनका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और देखिए इसमें कितना रिस्क है, फिर भी वो रिस्क को निगेट करते हुए वो वहां पे बॉर्डर पे जाते हैं और देश की सेवा देते हैं। इसका मतलब है कि एक भावना है उनके अंदर, एक उमंग है, एक उत्साह है, और शायद उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद हमारा जो आने वाली हमारी जो सोच थी, हमारा जो एस्पिरेशन थी, हमारी जो इच्छाएं थी, देश हित में जो उनकी जो भावनाएं थी, वो शायद हमारा मर रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें थोड़ी सी अब समय आगे, संयम, दोनों तरफ से संयम, हिंसा कभी भी इसका रास्ता नहीं हो सकता। और मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है इसका लाभ उठा के बच्चों को भड़का रहे हैं। ये इसको बिल्कुल हम लोग सरकार बहुत मुस्तैद है, सरकार चाहती है कि ये बच्चे, और हम हर प्रयास कर रहे हैं, सारी जो फोर्सेस को हमारी आजादी है कि बच्चों को ये इस तरीके का दंगा न करने दिया जाए, और खासकर वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस दंगा को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों की सोच बहुत सरल होती है, और इस बात को भी ख्याल रखना कि, तो मैं ये कहता हूँ दोनों तरफ से संयम बरतने की जरूरत है। और बिहार सरकार बिल्कुल मुस्तैद है, हमारा भरसक प्रयास चल रहा है कि कोई भी, और हम पूरी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और आगे भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी सुबोध जी, अब निकुल जी, मुझे आपसे इसी के बारे में प्रश्न करना है कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान किया जा रहा है, और ये जो युवाओं ने जो पूरा मतलब ऐसे विरोध प्रदर्शन किया है इतना उग्र होके, आपका क्या कहना है इसके बारे में?
मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से युवा लोग विरोध कर रहे हैं और देश की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान कर रहे हैं, वो खूब ही गलत काम है, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रजा के टैक्स के पैसे से ये सब जो संपत्ति है वो बनाई जाती है और वो देश सेवा में लोगों के लिए ही होती है। और जिस तरह आज एक डिसिप्लिन्ड कैडर, यानी हम आर्मी की बात करते हैं तो एक डिसिप्लिन्ड कैडर होता है, तो उनके द्वारा जो ये युवाओं द्वारा जो कार्य कृत्य किया जा रहा है वो सही में अच्छा नहीं है। अगर विरोध हमको दर्शाना है तो कहीं पे आप धरना दे सकते हैं, आप कहीं पे बैठ के सरकार के विरोध में आप जो भी नारा लगाना है लगा सकते हैं, आप भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं। बहुत सारे ये देश के अंदर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन के जो नीति नियम है वो सबको देश के दिए, और जिस तरह ब्रिटिश के सामने हमने आजादी जो बात पाई थी उसी तरह ये सरकार के सामने आपको भी बैठना पड़ेगा। पुलिस आएगी, लाठी मारेगी, लाठी को भी सहन करना पड़ेगा। उस तरह से अगर आप जब प्रदर्शन करते हैं तो उसकी जो मर्यादाएं है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर कानून को अगर हाथ में लेकर कोई मांग की जाती है तो वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत भी मान्य नहीं है। और जिस तरह युवा लोगों ने पूरे रेलवेज को ज्यादा टारगेट बनाया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा टारगेट बनाया है, अभी तक मुझे याद नहीं कि कोई जान हानि का कोई संदेश आया है, लेकिन इसमें किसी की जान भी जा सकती है। और जब पुलिस कानून को कंट्रोल करने में जब टीयर गैस या फायरिंग करेगी तो इन्हीं कोई बच्चों में से किसी का बच्चा मर सकता है। तो आपके माध्यम से भी मैं सभी युवा मित्रों को आवाज देना चाहता हूं कि जो रास्ता है विरोध का वो सही नहीं है, और हमको विरोध करना है अगर तो बहुत सारे अलग तरीके हैं जहां हम लोग अपना विरोध दे सकते हैं। तो जिस तरह ये कानून को हाथ में लेके विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको भी हम निंदनीय कहते हैं। आपका जो भी मांग है आपको रखना चाहिए। दिल्ली में जंतर मंतर है, वहां पे सब इकट्ठा हो, बैठो। पर हम देख सकते हैं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखो, किसी को इकट्ठा नहीं होने देती है। हाल ही में अगर हम देखें तो एआईसीसी के कार्यालय में पुलिस ने घुसकर कांग्रेसी कार्यकरों को उठा लिया था। तो ये दुखद बात है लोकशाही के अंदर। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर किसी को अपना विरोध प्रदर्शन करना है तो उसको परमिशन देना चाहिए। ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है, और उसी तरह मुझे लगता है कि ये जो भीड़ है वो आक्रोशित होके अपना आक्रोश जो है वो सरकार के खिलाफ निकाल रही है, पर जो भी कर रही है वो निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेन जी, डेफिनेटली ये विरोध जो हो रहा है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं, जैसे कि अभी आपने पहले मुझे कहा कि ये जो पूरी योजना है कहीं ना कहीं ये जो युवा जो 4 साल के बाद जब युवा बाहर आएंगे तो वो युवा कहीं ना कहीं जैसे बेरोजगार मतलब हो रहा है, ऐसा भी उनका बोलना है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कार्य नहीं रहेगा कुछ करने के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अमेरिकी सरकार ने भी 28 साल वाला जो रिटायरमेंट का जो होता है सैन्य का, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ अपने सैन्य दल में ऐसा ही कुछ कायदा वगैरह लाया था। और उस कायदे के दौरान तो उनके वहां पे 8 साल मतलब 8 साल की अवधि दी गई है कि 8 साल तक आप सैन्य में काम करेंगे, 8 साल के बाद आपको वहां से निवृत्त कर दिया जाएगा। तो वहां का जो पूरा एक वहां का जो पूरा एक रेशियो जो था, वो रेशियो दर जो था वो देखा गया था। और उसमें बताया जा रहा है कि जो बेरोजगार जो कि बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे जो विरोध करते समय कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, तो वहाँ में लगभग 4.4% लोग थे जो शायद से उन लोगों को शायद कहीं ना कहीं ऐसे बेरोजगारी रही होगी। बाकी जैसे कि मान लीजिए 100 लोग अगर रिटायर हो रहे हैं तो 100 में से कम 96 लोग थे जिनको नौकरियां मिल गई, मतलब सिर्फ 4 लोग ऐसे बचते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 96 है वो जो नौकरी मिलने वाला जो वर्ग है बहुत ज्यादा है वो वर्ग। तो इसी के तहत हम ये भी बात कर सकते हैं कि जैसे कि 25 साल के बाद ये जो सरकार ने अवधि दी है यहाँ पे कि 70.5 साल से 21 साल तक हम भर्ती इसमें ले सकते हैं सैन्य के अंदर। तो अभी जो 10वीं के बाद अगर कोई विद्यार्थी अगर जाना चाहता है इसके आर्मी के अंदर इस योजना के तहत, तो उसमें भी काफ़ी सारे फायदे दिखाए जा रहे हैं। उनको स्किल्ड जो है स्किल के दौरान पे उनको काफ़ी सारी चीज़ें उनको दी जाएगी, जैसे कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी बात कि आज का युवा वर्ग जो
प्रशासन बिल्कुल ही भूल चुका है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएगी। उसके साथ ही उनको 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है तो उनको ट्रेनिंग भी अच्छे से दी जाएगी। और उसके बाद भी जब वो 10th से लोग जुड़ते हैं तो 12वीं के एग्जाम उनकी छूट जाती है। तो इसके लिए भी सरकार एक बहुत ही अच्छा सा कोर्स भी उनको दे रहा है ताकि उस कोर्स के थ्रू वो लोग 12वीं की परीक्षा भी दे पाए। तो ये इतने सारे पॉजिटिव जो है, सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए भी इसको नेगेटिव वे में क्यों लिया जा रहा है? जी निकुल जी। देखिए, पॉजिटिव बात है तो सरकार को आगे आके उसको युवाओं को समझाना चाहिए। उसको वैसे तो आप देखो कि मार्केटिंग का माध्यम में सबसे कोई अव्वल है इस देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री का या अपने प्रधानमंत्री जो है उनका मार्केटिंग में कहीं छूटते नहीं है। आज भी वडोदरा शहर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और हमें ऐसा पता चला है कि पूरे जो एक दिन का खर्चा है वो 25 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आज पूरे बड़ौदा के अंदर आप देखो कि प्रधानमंत्री के कटआउट लगे हुए हैं, कहीं कहीं जगह पे बैनर्स लगे हैं। तो बड़े बड़े बैनर्स लगा के लोगों को समझाना चाहिए कि ये जो हम स्कीम लेकर आए या ये जो परियोजना लेकर आ रहे हैं वो युवाओं के हित में है, युवाओं के लंबे फायदे के लिए है। युवा अगर इसमें जुड़ता है तो उसको देश सेवा का भी मौका मिलेगा। लेकिन आप देखें तो जिस तरह ये निष्फलता है, मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि सरकार युवाओं को समझाने में निष्फल है, इसीलिए आज युवा रास्ते पे है। और ये सरकार अगर आप देखें तो खुद को जो अच्छा लगता है वो कार्य करती है, लोगों को लोक हित में जो कार्य होता है वो नहीं होता, इसीलिए शायद लोगों का विरोध होगा। अब इस सरकार का देखे तो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के जो परियोजना से ये जो फिक्स सैलरी की बात करते हैं, फिर समय ड्यूरेशन घटाने की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और ये उनका जो पूरा इतिहास है, अगर गुजरात मॉडल से लेके आज भारत मॉडल की हम बात करें तो सरकारी क्षेत्र के अंदर इस सरकार ने आज रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, LIC को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। तो युवाओं को भी एक चिंता है कि अगर जुड़ते हैं तो हमें जो पहले लाभ मिलते थे, जो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे जो परियोजना में लाभ मिलते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिल रहे। इसीलिए शायद उनको ये चिंता है उनके जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि युवा आज रास्ते पे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सरकार के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपना जो भी है वो अपना मार्केटिंग जो सोशल मीडिया है, अपना जो मार्केटिंग का चैनल माध्यम है, उसमें आप अच्छा समय दीजिए, लोगों को समझाइए। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह खेडूत के 3 लॉ आए थे, वो लॉ जो आए थे उसमें भी सरकार की विफलता थी और फिर मोदी जी को या प्रधानमंत्री जी को वो कायदे वापस लेने पड़े। इस तरह शायद ये ना हो कि आने वाले दिनों में ये स्कीम तो आई है, पर ये परियोजना आई है लेकिन सरकार को वापस लेनी पड़े। तो मेरी तो विपक्ष की ओर से इतनी विनती है कि आप जिस तरह प्रधानमंत्री अपना मार्केटिंग करते हैं तो इस तरह ये पूरा परियोजना का अच्छी तरह लोगों में समझ पहुंचे, ऐसी तरह विनती है। 1 मिनट निकुल जी, आप जैसे बोल रहे प्रधानमंत्री मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो अपना खुद का यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जो भी कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, देश के युवा जन के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, जिस तरह प्रधानमंत्री निकुल जी आप पूरा विरोध पे विरोध किए जा रहे हैं, मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं को समझाइए कि युवा ये आपके लिए अच्छा है। शायद यही विफलता ये कृषि के कानून के अंदर भी हुआ, इसीलिए विफलता हुई। अगर कोई परियोजना आप लेकर आ रहे हैं तो आप उसको फोकस करिए, बराबर है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं आईपी सिंह, बीजेपी के कैप्टन। बीजेपी में आईपी सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कुछ बताइए, ये जो अग्निपथ की जो योजना है एग्जैक्टली ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो हमारे युवा आज के समय में कुछ तो पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ जो है ना 18-19 के साल बाद टिकटॉक में और इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं रातों दिन। खास करके उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है।
और सबसे बड़ी बात है कि जो देशभक्ति का जज्बा अपने सीने में रखते हैं और वो फौज आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, मगर फिर वो सोचते थे कि मुझे आर्मी में ज्यादा दिन नहीं जाना है, मगर आर्मी में जाना भी है, तो उनके लिए और भी अच्छा है। तो ये खास करके हर युवा के लिए अच्छा है। सबसे बड़ी बात देखिए, जिसमें कितनी शॉर्ट सर्विस है, 4 साल, और पैकेज कितना मिल रहा है इनको रिटायरमेंट में, 12 लाख का, 18 लाख का उनको लोन गवर्नमेंट दे रही है। तो 4 साल के बाद किसी भी नौकरी में आप चले जाओ, खास करके प्राइवेट में, आपको इतना पैकेज नहीं मिलेगा। और जहां 25 लाख की राशि आपके हाथ में आ रही है, आप कोई भी बिजनेस अपना जो है स्ट्रगल कर सकते हो, बहुत बढ़िया, अच्छा जमा सकते हो। और उसके बाद गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल है उनमें 10% का रिजर्वेशन रखा है। आप आर्मी के आने के बाद आप जो है ना हमारे अर्धसैनिक बल है उनको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सी कंपनियां हैं प्राइवेट में, वो ज्वाइन कर सकते हो। बैंकर्स जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पहले भी हमारे जो आ रहे हैं उनको बराबर जो है ना वैकेंसी कहीं ना कहीं मिल रही है। तो योजना तो बहुत अच्छी है, मगर मैं कांग्रेस को कहना चाहूंगा, अभी जैसे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, 25 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी ईडी ने संबंध देकर राहुल गांधी को बुलाया था, उसमें मालूम है आपका कितना खर्चा हुआ है? 2 अरब रुपए। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और वहां का पूरा संगठन दिल्ली में बुलाया, राजस्थान का मुख्यमंत्री पूरा संगठन दिल्ली में बुलाया, और भारत से कोने कोने का पूरी कांग्रेस आपकी दिल्ली में आई थी। क्या किस लिए आई थी? काम क्या था? क्योंकि राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था कि आपने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, इसका जवाब दो आके। तो क्या है, आप जो जांच एजेंसियां हैं आपसे सवाल पूछेगी, तो आप अपनी सारे मंत्री और मुख्यमंत्रियों को बुला के ईडी को डराना चाहोगे? आप ये चाहते हैं? कांग्रेस ने किया क्या है 70 साल लूटने के अलावा? 70 साल कांग्रेस ने इस देश को लूटा है। आज कोई प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है तो आपसे हजम नहीं हो रहा है। मैं एक बात आपको और बता देना चाहूंगा, 23 मई को राहुल गांधी इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने बैठ के कहते हैं कि भारत में पेट्रोल छिड़क दिया गया है और पूरा देश अब बारूद के ढेर पे बैठा है। और उसके बाद वो गुम हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं कोई पता नहीं चलता। और माचिस लगाने की जरूरत है, बोले तुरंत उन्होंने माचिस लगा दिया, उसके बाद कानपुर घटना हो गई। और दूसरे फ्राइडे को आपने देखा है कि हर स्टेट में घटना हो गई, यूपी में हुई, बिहार में हुई, जगह जगह घटनाएं वो घटी। आपने इसमें रांची में देखा, झारखंड में कितनी बड़ी घटनाएं हुई, वहां 3 डेथें भी हुई, और बंगाल तो किस तरह से जला है वो सब। तो ये कौन करा रहा है? राहुल गांधी करा रहे हैं, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जाके जो कहते हैं, जिस तरह से अपने मुंह से जहर उगलते हैं देश के लिए। तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे कि नरेंद्र मोदी क्या है और राहुल गांधी क्या है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का उतना ही अंतर है जितना एक अरबी घोड़ा और एक देसी खच्चर, इतना अंतर है। अरबी घोड़ा होता है, देसी खच्चर होता है। तो नरेंद्र मोदी का कोई ही जवाब नहीं है। उन्होंने जब से कमान संभाली है, पहला कार्यकाल आप देखिए कितना उनको पूर्ण बहुमत से मिला, बहुत अच्छे काम किए। पब्लिक ने दोबारा उससे भी बढ़ के उन्हें बहुमत दिया, और आते ही उन्होंने जो कार्य किए हैं सराहनीय कार्य, वो आप 70 साल में नहीं कर पाए। क्योंकि आपकी पार्टी राजनीतिक पार्टी जरूर है, मगर एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। एक परिवार की आप रक्षा कर रहे, एक परिवार के बचाव में खड़े हैं। आप देश की चिंता नहीं कर रहे, एक परिवार की चिंता करने में आप लगे हैं। तो जो एक परिवार की पार्टी है वो देश का भला कितना कर सकती है, ये तो आप जानते ही होंगे जी। तो कांग्रेस का जो ना चेहरा और चरित्र दोनों ही इस टाइम इतने काले हो चुके हैं कि इनको आप धोगे तो भी साफ नहीं होंगे। आपने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, तो आप उसको जवाब दीजिए। आपसे जांच एजेंसियां सवाल पूछ रही है, आपको डर किस बात का है? किस बात से आप डर गए? आप किस लिए आप जांच एजेंसियों को डरा रहे हो? क्यों उनके सामने जाके पूरी अपनी फौज को ले जाके खड़ी कर रहे हो? पूरी कांग्रेस को क्यों ले जाके खड़ी रहे? किस बात का डर है? अगर आपने चोरी नहीं की, आपने घोटाले नहीं किए, कोई एजेंसी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है।
और आपने देश का पैसा लूटा है, पब्लिक का पैसा लूटा है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। तो कांग्रेस अब ये बातें भूल जाए। अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। पहले कांग्रेस ने समझ लिया था कि ये देश हमारे बगैर नहीं चलेगा, इसमें प्रधानमंत्री हम ही बन सकते, कोई और नहीं बन सकता। मगर दुनिया ने दिखा दिया है एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और बहुत अच्छा देश चला सकता है। आप लोगों ने 70 साल लूटा है और जो चाय वाला आया है उसने आपने जो लूटा है वही पैसा आपके हलक से डाल के निकालने की हिमाकत करी है, वो आपको डर पैदा हो गया है। जी आईपी सिंह जी, आपका धन्यवाद। साथ ही में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ। ललन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो पूरा अभी मुद्दा उठ रहा है अग्निपथ को लेके, इस योजना को लेके, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये योजना को लेके जो विरोध किया जा रहा है बिना किसी बात के, ये कितना योग्य है? देखिए मैडम, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये अग्निपथ योजना अग्निवीरों के नाम से जो ये नया प्रयोग है। जब नए प्रयोग होते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और उसमें जो चैलेंजेस अगर कोई नकारात्मक हो तो उसके अंदर सुधार की गुंजाइश होती है। और भारत सरकार या कोई भी प्रजातंत्रीय प्रणाली में इसको दूर करना, उसको सही करना या उसमें और संशोधन करके उसमें बेहतरी लाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अग्निपथ का जो सोच है वो सबसे पहली सोच ये है कि हमारी जो सामरिक दृष्टि से तीनों अंग हैं वो ताकतवर, ऊर्जावान और यंग हो जाए, जो आज के जमाने में लड़ाई में इसकी सबसे अहमियत है। नंबर 2, जो लड़के आएंगे वो इस युवा उम्र में यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। हमारी जो आबादी है बहुत बड़ी है, हमारा महान देश बहुत विशाल है। तो कोरोना महामारी के बाद कुछ सालों से बहुत बेरोजगारी की हालात और विषम होती जा रही थी। तो 45,000 हर साल तीनों अंगों में अग्निपथ के माध्यम से जो ये बहाली का कार्यक्रम है, ये लगातार 2-3 सालों से इसके ऊपर पूरी तौर पे विवेचना, उसके ऊपर अध्ययन और बाहरी देशों की भी कुछ जानकारियां और निचोड़ के बाद पूर्व सैनिक अधिकारी और वर्तमान सैनिक अधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम को अंजाम की तरफ घोषणा की गई। इसमें एक बात मैं मानता हूं कि जो जवान स्तर के लोग अग्निवीर के माध्यम से आएंगे वो गांव में रहते हैं, उनको ये जानकारी संदेश पूरी तौर पे पहले मिल जाती तो शायद इस तरह का आक्रोश जो अब अराजकता में बदल चुका है, उपद्रवियों के हाथ में चला गया है और सोची समझी रणनीति से इस हालात को और खराब करने की जो प्लानिंग हो रही है वो नहीं होता। लेकिन इतने बड़े देश में जब कोई कार्यक्रम होता है तो मैडम कुछ चीजें हो सकती हैं जो छूट गई हैं। उसी को लेकर मंत्रालय, तीनों अंग के सेना अध्यक्ष और हमारे हर विकेंद्रीकरण स्तर पे जो अधिकारी और जो सरकार के अंग हैं वो लगातार इस संदेश को दे रहे हैं। देखिए कितनी बातें हुई। पहला जो एज ग्रुप की मतलब समस्या थी उसको इन्होंने 23 साल कर दिया। उसके बाद आर्मर्ड फोर्सेस पैरामिलिट्री असम राइफल्स में 10% रिजर्व कर दिए। नंबर 3, इन्होंने खेल मंत्रालय भारत सरकार ने इनको एक प्रस्ताव दे दिया कि हम आपके 20 से 25% लोगों को अपने जॉब में रखेंगे। फिर रक्षा मंत्रालय के जो पब्लिक सेक्टर हैं उन्होंने भी पूरी तौर पे अगर देखा जाए तो गारंटी के तौर पे बता दिया कि हमारी 16 कंपनियां हैं, उसमें हम आपको वापस जब आप आएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे। और 25% जो अपेक्षाकृत बहुत ही शानदार हमारे जवान होंगे उनको भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में उनकी कार्य लगातार चलती रहेगी। कहना है कि इसमें अनुभवी लोग नहीं होंगे, जो इसका अनुपात है 50% अनुभवी होंगे और 50% नए युवा जो ऊर्जावान होंगे। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि देश भी युवा है और युवाओं से ही सामरिक ताकत बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि केवल भ्रम फैला देने से लोगों में ये जो आक्रोश है
वो अराजकता के तरफ बढ़ता ही रहेगा। मैं यकीनन बता सकता हूं, आज 2-4 नेताओं का एक बयान आया है कि इसको वापस लेना ही पड़ेगा। इस तरह की बयान, इसका मतलब है कि सोची समझी किसी भी तरह से, अरे आप प्रधानमंत्री मोदी साहब का विरोध करो, प्रजातंत्र में सबको हक है, मुझे भी हक है, लेकिन देश के सुरक्षा के साथ इसको खेल के तौर पे मत लो। अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूं, फिर भी मैं भारत का नागरिक हूं, फौजी तो है ही हूं। क्या एक कन्हैया कुमार कल के उम्र का एक तरह से मेरे हिसाब से नेता होंगे, लेकिन उनकी ऐसी कोई वजूद मैं नहीं देखता हूं। वो जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हो सकते हैं। उन्होंने अभी जस्ट एक टीवी चैनल में बोला है कि ये मत तुम संपत्ति को जलाओ, क्योंकि ये संपत्ति तो प्रधानमंत्री ने बेचना ही है। इस तरह की दो नाव में पैर रख के बयानबाजी, ये शर्मनाक है। और अगर कोई बड़ा नेता भी ये बोलता है कि आपको वापस करना ही पड़ेगा, तो ये सर्जिकल अटैक से लेके अग्निपथ तक ये क्या तमाशा है? नीतिगत चीजों को आप केवल खारिज करने पे लगे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के तीनों अंग और उसके चीफ ने साफ बताया है कि ये जो लड़के इस उम्र में आएंगे उनको डिग्रियां भी मिल रही हैं। अगर वो काबिलियत अपनी रखते हैं तो यूपीएससी में भी बैठ सकते हैं, और अगर उनको इच्छा है तो बिजनेस में भी जा सकते हैं। इस उम्र में लोग चाय की दुकान पे रोजगार की खोज करते हैं, और आपको 18 लाख 20 लाख रुपए हाथ में मिलेंगे। और कर्ज लेने की सबसे पहली प्राथमिकता भारत सरकार ने बैंकों को ऑलरेडी निर्देश दे दिए हैं। मैं ये कहता हूं, 100 राउंड फायरिंग पटना के बगल में एक गया लाइन तरंगा स्टेशन है, वहां पे हुई है। आप इमेजिन कर सकते हैं 100 राउंड एक स्टेशन के ऊपर फायरिंग होना। इसका मतलब है कि इसमें अराजक तत्वों का और राजनीतिक स्वार्थ का समावेश हो चुका है, और ये देश के लिए अहितकारी है। मैं ये समझता हूं, जलती बाइक, जलता थाना और जलती हुई रेलवे स्टेशन, एक जो इंजन होता है वो 20 करोड़ रुपए के होते हैं। किसी भी नेता को सोचना चाहिए, किसी भी दल से आप केवल प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप ये सोचिए, उनको चुना किसने है? भारत की जनता ने चुना है। आप इस तरह की बयाने मत दीजिए जो हमारे देश के छवि को नुकसान पहुंचाता है। मैंने जो इतनी बातें बताई उसमें एक बात साफ है, ये जो अग्निपथ योजना है इसको समझने का जरूरत है। आप केवल ये समझ लीजिए, इससे भारत का जो फौज है वो सशक्त बनेगा। एलएसी और एलओसी के ऊपर सीना तान के लड़के खड़े होंगे। और जब एक बार और मैं बता दूं, बातें चल रही हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग, ये समय पूरी नहीं है। 1961, 62, 65, 66 3 महीने की ट्रेनिंग देकर इमरजेंसी सर्विस कमीशन के अधिकारियों को लड़ाई और लड़ाई के मोर्चे पे भेजा गया था। ट्रेनिंग देना फौजी अधिकारी इंस्ट्रक्टरों का काम है। हर जगह नेता घुसपैठ मत कीजिए। आपको जिस जगह में ज्ञान है उतने ही बोलिए। और कोई बात और भी मैं देख रहा हूं, फौजी पूर्व सैनिकों को, अधिकारियों को भी बांटा जा रहा है। मत कीजिए। पूर्व सैनिक अधिकारी हो या जवान हो, कितनी दुखद बात है। आप किसी राजनीतिक दल में अगर चले भी जाते हैं तो आप तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उसके बारे में बेतुकी बयान मत दीजिए। आप अपने आप को फौजी वजूद को रखिए। यहाँ पे ये भी हो रहा है कि लोग किसी राजनीतिक दल में जाकर और उनके तरफ से देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मैं बोलता हूं, नक्सली, आतंकवादी और देश के दुश्मन, इनके लिए आप बहुत जल्दी कोर्ट में जाते हो, लेकिन जो पैरामिलिट्री सेना के लोग वहां पे रात और दिन देश के लिए शहादत देते हैं, उनके लिए आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? केवल बात मत करो, आप अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति मत करो, आप सत्ता की तरफ नजर मत रखो। 1971 में इंदिरा जी ने एक विजय प्राप्त कराया था, उसको अभी तक याद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी, इनके सर्जिकल अटैक और एलओसी के ऊपर इतनी जबरदस्त मारक कार्यक्रम, उसको हम क्यों नहीं याद करें? हम सभी प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर में हैं, हम पाकिस्तान नहीं है, हम भारत के फौजी हैं। ये बात ख्याल रखिए। और जो ये अग्निवीर है, ये आपके माध्यम से बोलता हूं, ये लड़के जाएंगे और वापस भी आएंगे तो एक खुशहाल परिवार के सदस्य बन के आएंगे। एक बच्चे की जगह में 4 बच्चों की नौकरी मिलेगी।
इस बात जी, को जी, भी जी। समझिए, जी, और ललन जी। नहीं समझे तो भ्रम मत पैदा कीजिए। ये मेरा अपना, और भड़काऊ बयान एकदम मत दीजिए, प्लानिंग के साथ कोई उपद्रवियों को साथ मत दीजिए, और सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर में, क्योंकि जहां भी कमजोरी हुआ समझिए ये उपद्रवकारी जी, जी, जी। इसका नाजायज फायदा उठाए। जी ललन जी, जरूर आपने जो भी सारी चीजें बताई एकदम सही और सटीक बताई। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जब गुरु जो होता है, गुरु जब कठोर होता है तो शिष्यों को पसंद नहीं आता है, लेकिन गुरु को पता है कि शिष्यों के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। और यहाँ पर भी मोदी जी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अपने देश की जो सैन्य जो होता है वो देश की नींव होता है, तो वो जो नींव है उसको जो भी अभी प्रक्रिया जो मोदी जी कर रहे हैं वो पूरी तरह से इस नींव को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। तो सुबोध जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो पूरी प्रक्रिया जो मोदी जी कर रहे हैं इस योजना के तहत, तो जैसे कि ललन सिंह जी ने भी बताया हमको, यहाँ पे काफी सारी बातों पे हमारा गौर किया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतनी सारी जो हमको लाभ सुविधाएं मिल रहे हैं फिर भी बेकार में ये क्यों विरोध हो रहा है और एक गलत मैसेज युवा को क्यों दिया जा रहा है? जी, शायद तकनीकी खामी की वजह से सुबोध जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं अभी निकोल जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो अभी ललन सिंह जी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई, इतिहास से लेके अभी तक की इतनी सारी जो भी चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी ने की है देश के लिए, और ये जो पूरी योजना है वो किस तरह से काम करेगी, वो कितना फ़ायदेमंद रहेगी, ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी युवा बेकार में विरोध क्यों कर रहा है? और ये विरोध कहीं ना कहीं 4 लोग अगर विरोध करेंगे तो 10 लोगों के ऊपर उसका असर भी होगा, उसमें से 2 के ऊपर खराब होगा तो बाकी 6 लोग शायद से उसको इग्नोर करके उसको नहीं गिनेंगे, और शायद योजना उनको शायद पसंद आएगी और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बाकी जो कहीं ना कहीं ये जो विरोध एक दर्शाया जा रहा है इतने सारे राज्यों में, तो वो विरोध बाकी जनता के ऊपर भी कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डालेगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज देखो कि विश्वास, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है कि जहां से अगर कोई आवाज देता है तो लोगों को एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है। 2014 में बोला गया था कि 2 करोड़ रोजगारी देंगे, आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगारी की बात थी लेकिन वो नहीं हो पा रही है। एक जगह से ऐसा बोला गया था कि महंगाई कम कर देंगे और पेट्रोल का भाव 40 ले आएंगे, पर ये नहीं हो रहा है। उसके बाद कहा गया था कि डॉलर जो है वो 40 रुपये 35 रुपये हो जाएगा, वो नहीं हो रहा है। जीएसटी में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई ये देश की आर्थिक उन्नति के लिए है, लेकिन आज कितने लोग तकलीफ में हैं। उसके बाद कहा था कि नोटबंदी के टाइम कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, ये सरकार को, मैं लोगों को बोल रहा हूं, अगर ये विफल हुआ तो मुझे चौराहे पे लटका देना, यानी 15 लाख की बात की थी। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों के दरमियान चुनावों के मुसद्दों की तरह कहा था। इसी तरह आज युवाओं को लग रहा है कि अगर ये जो भी है वो सब चुनावी जुमले है, ऐसा आने वाले दिनों में जब बोला जाएगा तो उनकी जो लागणी है वो डुबाएगी। निकोल जी, बराबर है, इसीलिए आज विश्वास नहीं रहा है प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पे। निकोल जी, आप जैसे कि बोल रहे हैं, आप जैसे रुकिए निकोल जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप बात को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। आप दूसरी जो चीजें हैं वो गिना रहे हैं आप कहीं पे कि इतनी सारी योजनाएं जो आप बोल रहे हैं। अभी समय का अभाव है, मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। आप सुनिए मेरी बात। नहीं, आप दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं बात को, आप दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। आप रुको, मुझे सुबोध जी से सवाल पूछना है। सुबोध जी, ये जो ललन सिंह जी ने काफी सारी बातें हमको बताई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अंतिम प्रतिक्रिया मुझे बताइए आपकी। नहीं, तब तो मेरा डिस्कनेक्ट में हो गया था, मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या उन्होंने बोला, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज जो भी ये समस्या हो रही है इसके पीछे एक कारण है कि आज यहाँ के युवाओं को ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसको बंद कर दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों प्रक्रिया साथ चलनी चाहिए। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना तब हो सकती है जब आप इसमें जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है उसको ना खत्म करें। और अब तो बहुत स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम अपने पुलिस फोर्सेस में भी आरक्षण 10% देंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड और बहुत सारी पीएसयूज ने कहा, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आ गया। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही जो नॉर्मल प्रोसीजर है, रिक्रूटमेंट का ड्राइव है,
वो भी चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो जब अपनी कैरियर, इसको अपनी कैरियर के रूप में देखते हैं। जी जी देश सेवा में जी अपने जी अपनी सुबोध आय जी के लिए जी सुबोध जी संभावनाएं जैसे कि आपने कहा कि अभी जो ये योजना मतलब जो भी मोदी जी ने लाई है उसके बारे में जो भी आपने जो अभी सारी जो मुझे बातें बताई उसके बारे में आप मुझे एक आखिरी में अंतिम जो आपकी प्रतिक्रिया है वो आप मुझे बता दीजिए, जो आपको आखिरी में बोलना है कि आप क्या बोलना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। नहीं, सरकार ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसमें संवाद की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है। आपके चैनल्स के माध्यम से बच्चों को ये एकदम मैसेज जाना चाहिए कि आपकी सेवाएं ये अलग से की गई है। ऐसा कानून अगर वो अग्नि पथ का वो स्कीम लाते हैं, अग्निवीरों के लिए अग्नि पथ लाते हैं, तो ये स्वागत का योग्य है। लेकिन साथ में जो लोग लंबे समय तक मिलिट्री सेवा करना चाहते हैं उनके भी मार्ग खुले रहने चाहिए। और मैं फिर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ वैसे अराजक तत्व, वैसे पार्टियों को जो इसको इन चीजों को प्रोत्साहित करता है, ऐसे लोगों को जो उपद्रव मचा रहे हो, आगजनी कर रहे हो, चाहे जो हिंसा का रुख अख्तियार कर रहे हो, उनको मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप इन चीजों को कोई अपना सहयोग और अपना समर्थन ना दें। साथ में अंत में मैं कहता हूँ कि बिहार सरकार जी सुबोध समय का अभाव है सुबोध जी काफी FIR लॉन्च कर दिए गए हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है, इसलिए हम बिल्कुल सही था। लेकिन हमारा एक ही अनुरोध है, इसके साथ आपको पूरी पॉलिसीज को रिव्यू करना चाहिए, करके संवाद के साथ फिर से लाना चाहिए। जी सुबोध, KTV न्यूज में जुड़ने के लिए आपका खूब खूब आभार। ललन सिंह जी, आपकी अंतिम क्रिया कुछ शब्दों में आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। बस इतना ही है कि संदेश सभी तरफ से दिए जा रहे हैं, भ्रम मत पैदा कीजिए, उपद्रव के साथ जो लोग हैं वो देश हित के बारे में सोचिए, और अगर आपने इस बात को भी नहीं सोचा तो ये भारत के लिए सही नहीं होगा। और ये जवानों को फौज में ज्वाइन करने दीजिए, 2 दिन के बाद प्रक्रिया शुरू हो रही है और भारत महान है, इस शपथ के साथ फौज ज्वाइन करने में आप भी सहयोग दीजिए। जी ललन जी, KTV न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। निकुल जी, मैं आपसे भी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया कुछ शब्दों में आप मुझे बताइए, समय का बहुत अभाव है, आप कुछ शब्दों में मुझे फटाफट से बताइए आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। मेरी इतनी विनती है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन और सही चीज बताई जाए, जिससे ये पूरा उपद्रव शांत हो जाए और आने वाले दिनों में सरकार को इसको सीरियसली लेके उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन या वापस भी लेना पड़े तो लेके युवाओं के हित में और देश के हित में काम करें। जी कैप्टन IP सिंह जी, आपकी भी मुझे अंतिम प्रतिक्रिया जो है इस योजना के तहत, अंतिम प्रतिक्रिया मुझे बता दीजिए कुछ शब्दों में। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा देश के युवाओं को, ये जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लेके आए हैं योजना, ये युवा के लिए बहुत ही सारी योजना है, उनके फायदे की है। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि अब देश को आपने बहुत जला दिया, जिससे ज्यादा न जलाए, और आप कितनी भी कोशिश कर रहे, आप जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब नहीं हिला सकते हो, क्योंकि आपकी नीति दुनिया जान चुकी है कि एक परिवार की पार्टी है और वो सत्ता हासिल करने के लिए इस देश को जलाने तक को तैयार हो गई है। ये दुनिया समझदार है, तो आप कोशिश जो कर रहे हैं आपकी कामयाब नहीं होगी। एक परिवार की पार्टी, अब कुछ दिन बाद पता चलेगा, पूछताछ चल रही है, ईडी कर रही है, आप अभी माँ बेटे बेल पे तो है ही, बहुत जल्दी जेल में चले जाएंगे। 2014 से आप लोग हैं, किसी को जेल में भेज नहीं सके। निकुल जी, अभी समय का अभाव है, निकुल जी समय का अभाव है, मैंने सिर्फ अंतिम प्रतिक्रिया के बारे में बोला था। निकुल जी सभी बोला 2G स्कैम, निकुल जी, IP सिंह जी, निकुल जी और ललन सिंह जी, KTV के साथ जुड़ने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो अभी जैसे कि ये चर्चा विचारणा काफी हुई अग्निपथ की योजना को लेके, अब जैसे कि 25 जून को इसकी भर्ती 25 से 26 जून को इसकी भर्ती जैसे शुरू होने वाली है, तो अब देखना ये रहता है कि कैसे ये योजना में कितने युवान इसके लिए आगे आते हैं और कैसे लोग जुड़ते हैं। तो ये जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जो भारत की सैन्य की जो नींव है उसको भी बहुत ही मजबूत बनाएंगी। तो आज इस चर्चे में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।